Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the NMDCAT 2020 paper. Let's start. Assalamu alaikum students, this is Dr. Hamza Tanzir. Hope so all of you are fine and happy. आप सब अपने MDCAT की प्रिपरेशन के अंदर मसरूफ़ होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स बायोलॉजी के, इंग्लिश के और लॉजिकल रीजनिंग के चंक बाय चंक्स मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, साथ ही साथ हमने पास पेपर्स को भी शुरू किया ताकि आप अपने टॉपिकल वाइज वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ जो पास पेपर के MCQs हैं उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से करो। तो स्टूडेंट्स, हमने 2008 से लेकर 2019 तक के जितने भी पास पेपर्स थे उनका जो बायोलॉजी पोर्शन था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज हमने 2020 का जो पास पेपर है UHS का उसे हमने डिस्कस करना है। एक्चुअली में 2020 के अंदर NMDCAT हुआ था, नेशनल मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही टेस्ट आया था, तो इसीलिए तकरीबन ये तमाम प्रोविंसेस के लिए कॉमन है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी पोर्शन। सबसे पहला MCQ है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सराउंडिंग राइजेस बॉडी रिस्पॉन्ड्स बाय। कह रहे कि जब हमारी बॉडी के इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड किस तरह से करेगी। ऑप्शंस यहाँ पे हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन, शिवरिंग या राइजिंग बॉडी हेयर्स। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब भी बॉडी का टेम्परेचर, जब भी बॉडी के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अब जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बॉडी उसे ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई फिनोमिना तो अडॉप्ट करेगी हीट को लॉस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि जब भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हीट लॉस करने के लिए क्या होती है, वैसो डायलेशन होती है। और वैसो डायलेशन मोर स्पेसिफिकली कहाँ होती है, जो हमारी स्किन के अंदर ब्लड वेजल्स हैं उनके अंदर। क्योंकि हमारी जो स्किन के अंदर ब्लड वेजल्स हैं जब इनकी वैसो डायलेशन की जाती है तो यहाँ से क्या होती है, हीट लॉस होती है। सेकेंड, स्वेट ग्लैंड यहाँ पे जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, स्वेटिंग करवाते हैं। स्वेटिंग की वजह से इवेपोरेटिंग कूलिंग इफेक्ट आता है और इवेपोरेटिंग कूलिंग इफेक्ट की वजह से हीट यहाँ से क्या होती है, लॉस होती है। तो स्टूडेंट, जो ऑप्शन बी होगा वैसो डायलेशन, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द एक्सक्रीशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन इन ह्यूमंस इज एसोसिएटेड बेस्ट विद द। कह रहे कि ह्यूमंस के अंदर जो कंसंट्रेटेड यूरिन है, जो हाइपरटोनिक यूरिन है, वो किस चीज़ से ज़्यादा एसोसिएटेड है। ऑप्शन है ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन सी लूप ऑफ हेनले एंड ऑप्शन डी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें नेफ्रॉन्स अच्छे से याद हो तो हमने नेफ्रॉन्स के अंदर एक पार्ट पढ़ा था लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले से एक मिलती जुलती टर्म हमने पढ़ी थी जिसका हमने नाम दिया था काउंटर करंट मल्टीप्लायर। कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है, और अगर हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करें तो वहाँ पे एक्टिवली अपटेक ऑफ क्या होता है, सोडियम आयंस। तो ये जो लूप ऑफ हेनले है जिसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग है, डिसेंडिंग से वाटर आ रहा है, असेंडिंग से एक्टिवली अपटेक ऑफ सोडियम आयंस हो रहा है, ये हमारी यूरिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेटेड यूरिन है उसके अंदर जो सबसे मेजर रोल होता है वो किसका होता है, लूप ऑफ हेनले का होता है। तो इसलिए यहाँ से ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ह्यूमंस द टेम्परेचर रेगुलेशन कंट्रोल सेंटर इज लोकेटेड इन। यानी कि ह्यूमंस के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने का जो सेंटर है वो कहाँ मौजूद है। ऑप्शन है किडनी, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी लंग्स एंड ऑप्शन डी लिवर। तो स्टूडेंट्स, ये बात तो हम जानते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है दैट इज हाइपोथैलेमस, और हम ये भी जानते हैं कि हाइपोथैलेमस हमारे कहाँ मौजूद होता है, ब्रेन में होता है, और ब्रेन के किस पार्ट में होता है, फॉर ब्रेन में होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिवर। कह रहे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे जो लिवर है वो क्या क्या करता है। ऑप्शन है डिटॉक्सिफाइज मैनी केमिकल पॉइजन्स। कह रहे कि बहुत से हार्मफुल केमिकल्स को ये लेस हार्मफुल केमिकल्स में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी प्रोड्यूसेस अमोनिया फॉर एक्सक्रीशन बाय द किडनीज। अमोनिया को प्रोड्यूस करता है एक्सक्रीट करने के लिए। ऑप्शन सी प्रोड्यूसेस यूरिया एंड यूरिक एसिड, नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड्स, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ऊपर हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं ये लिवर के ही फंक्शंस हैं। तो इस लिहाज से लिवर जो है वो इन तमाम एक्सक्रीटरी रोल्स के अंदर एक मेजर फंक्शन प्ले कर रहा होता है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा,
ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 है द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लिम्ब और थिक लूप ऑफ हेनले इज प्रोमोटेड बाय द एक्शन ऑफ। कह रहे हैं कि जो सोडियम आयंस की एक्टिवली अपटेक होती है फ्रॉम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वो कौन प्रमोट करता है उसको, उसे कौन ज़्यादा स्टिमुलेट करता है? ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी एडीएच एंड ऑप्शन डी कॉर्टिसोन्स। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एल्डोस्टेरोन है जो कि हमारे पास कहाँ से आता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से आता है। ये क्या करता है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर एक्ट करता है और वहाँ से क्या करवाता है, एक्टिव अपटेक ऑफ क्या करवाता है, सोडियम आयंस करवाता है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर कंसीडर्ड एज वॉलेंट्री मसल्स। कह रहे हैं कि इनमें से कौन से ऐसे मसल्स हैं जिन्हें वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में। ऑप्शंस क्या क्या, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स या ग्लैंडुलर मसल्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वो मसल्स जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में हैं, जिन्हें हम जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, जब चाहे रिलैक्स करवा सकते हैं, दैट आर स्केलेटल मसल्स। और ये वो मसल्स होते हैं जो कि हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं, देयरफॉर दे आर नाउन एज स्केलेटल मसल्स। और ये क्या होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल्स। कह रहे कि इनमें से कौन से ऐसे मसल्स हैं जो कि मायोजेनिक है। ऑप्शन ग्लैंडुलर मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स या स्मूथ मसल्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो कार्डिक मसल्स हैं इनकी एक स्पेशलाइज फीचर ये है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, मायोजेनिक टाइप ऑफ क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा, कार्डिक मसल्स, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है What do we call the cell surface membrane of a muscle fiber? कह रहे कि जो मसल फाइबर होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं सार्कोलीमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोप्लाज्म या मायोफिब्रिल्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जिस तरह सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उन्हें सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसी तरह जो मसल्स फाइबर होते हैं ये भी मसल्स के सेल्स होते हैं, तो इनकी मेम्ब्रेन को स्पेसिफिकली क्या कहा जाता है, सार्कोलीमा। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स फंक्शन बोथ एज न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन्स डिक्रीजिंग आवर परसेप्शंस ऑफ पेन। कह रहे कि इनमें से ऐसा कौन सा केमिकल है जो कि जिसका फंक्शन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी है और उसका फंक्शन एज अ हार्मोन भी है बॉडी के अंदर, और ये हमारी बॉडी के अंदर पेन को डिक्रीज करने में रोल प्ले करता है। अभी यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामीन या एंडोर्फिन्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो पेन की परसेप्शंस को जो केमिकल डिक्रीज करते हैं दैट आर एंडोर्फिन्स। और एंडोर्फिन्स हमारे पास एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी रोल प्ले करते हैं और एज अ हार्मोन भी रोल प्ले करता है। तो इसलिए यहाँ से जो ऑप्शन डी होगा एंडोर्फिन, दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है विच बॉडी फंक्शन इज कंट्रोल्ड थ्रू अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कह रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शंस हैं लेबर कॉन्ट्रैक्शंस, बॉडी टेम्परेचर, इंसुलिन प्रोडक्शन या थायरोक्सिन रिलीज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लेबर कॉन्ट्रैक्शंस है, लेबर कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर फीडबैक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड यूज होता है, क्योंकि जितना भी हमारे पास ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, उतनी लेबर कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं, ज़्यादा होती जाती हैं। तो ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये हमारे पास क्या होगा, एक फिनोमेना होगा जो कि किसके थ्रू कंट्रोल होता है, पॉजिटिव फीडबैक से। बाकी बॉडी टेम्परेचर की बात करें, इंसुलिन प्रोडक्शन की बात करें, थायरोक्सिन रिलीज की बात करें, ये सारे हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं। लेकिन जो लेबर कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू क्या होता है, कंट्रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ऑल न्यूरॉन्स। कह रहे हैं इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि तमाम न्यूरॉन्स के अंदर पाई जाती है, चाहे वो सेंसरी है, चाहे वो मोटर है, चाहे वो जो सी मर्जी। ऑप्शन है अ सेल विच कंटेन्स अ न्यूक्लियस, ऑप्शन बी अ थिक माइलिन शीथ, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ नॉड ऑफ रेनवेयर एंड ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ श्वान सेल्स। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कुछ न्यूरॉन्स माइलिनेटेड होती हैं, कुछ नॉन माइलिनेटेड होती हैं, तो इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी सी डी तो गया। तो जो ऑप्शन ए है अ सेल विच कंटेन्स अ न्यूक्लियस, ये तमाम न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, कॉमन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है न्यूरॉन्स आर सेल्स अडॉप्टेड
for the rapid transmission of electrical impulses. To do this, they have long thin process called, यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं, वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए एक चीज़ अडॉप्ट करते हैं, एक लॉन्ग थिन फाइबर अडॉप्ट करते हैं. उस लॉन्ग थिन फाइबर को क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पे हैं एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स, माइलिन शीथ या श्वान सेल्स. तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो डेंड्राइट्स होते हैं ये वो फाइबर्स होते हैं जो कि सेल बॉडी की तरफ मैसेज को कंडक्ट करते हैं न्यूरॉन की. बट अगली न्यूरॉन तक मैसेज को कंडक्ट करने के लिए जो एक्सॉन होता है वो रोल प्ले करता है. तो अगर हम ये बात कहें कि जो रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होती है वो एक लॉन्ग थिन फाइबर के थ्रू होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन. तो एक्सॉन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल सेल्स. कह रहे हैं कि एक जंक्शन जो कि दो न्यूरॉन्स के दरमियान में होता है उसे क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ी थी, साइनैप्स. आपने कहा था कि साइनैप्स क्या होता है? एक नॉन साइटोप्लाज्मिक जंक्शन होता है बिटवीन द न्यूरॉन्स. तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं? इम्पल्स, साइनैप्स, एक्सॉन या क्लेफ्ट. तो इस तरह से जो साइनैप्स ऑप्शन है दैट इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 है, which of the following represents the changes that occur in the ovary and the uterus approximately every 28 days involving evolution with the breakdown and loss of the lining of the uterus. कह रहे कि ह्यूमंस फीमेल्स के अंदर ऐसा कौन सा फिनोमेना है जिसके अंदर फीमेल्स की जो ओवरीज होती हैं और उसकी यूट्रस जो होती है उसके अंदर क्या आता है? चेंजेस आती हैं. और वो चेंजेस जो होती हैं वो 28 डेज के पीरियड के लिए होती हैं. उसके बाद वो चेंजेस दोबारा से रिसाइकल्ड होती हैं, मतलब अगेन रिपीट होती हैं. जिसके अंदर क्या होता है कि फीमेल्स की जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं उसकी जो लाइनिंग होती है वो थिक होती है और थिन होती है. तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन बी सी यूट्राइन साइकिल एंड ऑप्शन डी एम्ब्रियो फॉर्मेशन. तो सर हम जानते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसके अंदर जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर स्ट्रक्चरली और फंक्शनली पीरियडिकली क्या होती है? चेंजेस होती हैं. और ये जो इसका एवरेज पीरियड होता है वो कितना होता है? 28 डेज का होता है. अब ओवुलेशन या यूट्राइन साइकिल क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि यहाँ पे 28 डेज का वर्ड यूज हुआ है और 28 डेज की अगर उसने बात किया तो डेफिनेटली इट विल बी ये क्या होगा हमारे पास? मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा. क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. कह रहे में से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है? ऑप्शंस के हैं ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, डेंगू फीवर और कॉलेरा. स्टूडेंट्स हम जानते हैं इट्स अ वेरी कॉमन कि जो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हमारे पास एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. यानी कि इनमें से कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं और फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर रहे होते हैं? ऑप्शन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इन सभी पेयर्स ऑफ हार्मोन्स में से जो एफएसएच और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का पेयर है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है. बाकी जो पेयर्स हैं उनमें कोई ऐसे हार्मोन इन्वॉल्व है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं आते. हालांकि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में इन्वॉल्व है बट दे आर नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, देयरफॉर दे आर नॉट कंसीडर्ड एज राइट आंसर. तो ऑप्शन सी जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, दे आर द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. क्वेश्चन नंबर 17 है, हीमोफीलिया ए एंड बी, color blindness and testicular feminization are example of. उसने पे 3 डिजीजेस के नाम लिए, हीमोफीलिया ए एंड बी, कलर ब्लाइंडनेस एंड टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम. ये किसकी एग्जांपल्स हैं? ऑप्शन है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, ऑप्शन बी है वाई लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ऑप्शन सी है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड ऑप्शन डी है स्यूडो ऑटोसोमल ट्रेट. तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हीमोफीलिया ए है एंड बी है, कलर ब्लाइंडनेस है और जो टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम है ये हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं. कौन सी है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स. क्योंकि यहाँ पे उसने राइट ऑप्शंस को मेंशन नहीं किया हुआ, सो द राइट आंसर हियर इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स. क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर इनकी जीन्स अवेलेबल होती हैं और ये डिजीजेस तभी होती हैं जब हमारे पास क्या होता है, जब इनका
क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास इनकी जीन्स क्या होती है, रिसेसिव होती है. सो दे सेड दैट दे आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. अगर यहाँ पे ऑप्शन ई होता नन ऑफ दीज, तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि ये नन ऑफ दीज है. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ट्रेड्स आर मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट मैन देन वुमेन. कह रहे कि इनमें से कौन सा ऐसा ट्रेड है विच ट्रेड आर मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट, जो कि किसे अफेक्ट करता है, मेल्स को अफेक्ट करता है लेकिन फीमेल्स को इफेक्ट नहीं करता. ऑप्शन ए, द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ ट्रेड. ऑप्शन बी, एक्स लिंक डोमिनेंट. ऑप्शन सी, ऑटोसोमल डोमिनेंट. ऑप्शन डी, ऑटोसोमल रिसेसिव या वाइल्ड लिंक ट्रेड. अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो वाइल्ड लिंक्ड ट्रेड्स होते हैं, वाइल्ड लिंक ट्रेड्स होते हैं, ये किसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, मेल्स मैंस को अफेक्ट करते होते हैं, देन क्या, वुमेन. क्वेश्चन नंबर 19 है, alleles both have an effect on the phenotype heterozygotic organism. यानी कि alleles both have an effect on the phenotype heterozygote organism. ऑप्शंस क्या हैं, डोमिनेंट, रिसेसिव, मल्टीपल या कोडोमिनेंट. कह रहे कि ऐसी alleles जो कि क्या करें, जो कि फिनोटाइप्स के अंदर मतलब alleles हैं, इनका पेयर है, लेकिन फिनोटाइप के अंदर दोनों का इफेक्ट आपको नजर आ रहा है. मतलब कोई एक डोमिनेंट या कोई एक रिसेसिव नहीं हुई, बल्कि दोनों ने फिनोटाइप के अंदर रोल प्ले किया है. दोनों का इफेक्ट आपको फिनोटाइप में नजर आ रहा है. जैसे कि ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उसमें ए वाली भी डोमिनेंट हो जाती है और बी वाली भी डोमिनेंट हो जाती है. तो इस तरह कोई चीज़ को हम फिनोमेना को क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कोडोमिनेंस. क्वेश्चन नंबर 20 है, when both the alleles of a genes are same the organism is said to be. कह रहे कि जब हमारे पास जीन्स की जो एलील्स होती हैं, अगर वो दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप, होमोजाइगस या फिनोटाइप. स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब एलील्स ऑफ अ जीन्स आर सेम या आइडेंटिकल, देन दे आर नाउन एज होमोजाइगस. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 21 है, इन विच टाइप ऑफ सेल्स सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट. कह रहे कि इनमें से ऐसे कौन से सेल्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती. ऑप्शन है प्लांट सेल्स, ऑप्शन बी फंगल सेल्स, ऑप्शन सी बैक्टीरियल सेल्स एंड ऑप्शन डी लिवर सेल्स. तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि बाकी जो 3 सेल्स हैं इनके अंदर सेल वॉल अवेलेबल होती है, पर जो लिवर सेल्स होते हैं दीज आर द सेल्स ऑफ एनिमल्स, और एनिमल सेल्स के अंदर क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 22 है, 17S साइज राइबोसोम्स आर फाउंड इन द सेल. कह रहे कि जो 17S राइबोसोम का साइज है वो किन सेल्स के अंदर होता है. हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जो राइबोसोम्स है उसका प्रोकैरियोट्स के अंदर साइज होता है 80S, सॉरी प्रोकैरियोट्स के अंदर साइज होता है उसका 70S, और यूकैरियोट्स के अंदर उसका साइज कितना होता है 80S. तो अब यहाँ पे देखना हमने कि इनमें से प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सा है. एल्गी नहीं, ये यूकैरियोटिक है. प्रोटोजोआ ये भी यूकैरियोटिक है. फंजाई ये भी यूकैरियोटिक है. बट बैक्टीरिया ये हमारे पास उनके प्रोकैरियोट्स हैं, और प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स का साइज क्या होता है 70S. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 23 है, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन व्हिच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड. कह रहे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक कौन सा जो जोन होता है वो इनसाइड एम्बेडेड होता है. ऑप्शंस क्या हैं, हाइड्रोफोबिक, ग्लोबुलर, हाइड्रोफिलिक या फिलामेंटियस. तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक वो जोन जो कि एम्बेडेड होता है इनसाइड, वो हमारे पास कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक जोन होता है. जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 24 है, द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड. कह रहे कि वो मेम्ब्रेन जो कि वैक्यूल को और साइटोप्लाज्म को अलग अलग करती है. उसमें कि यहाँ पे वो पूछना चाह रहे हैं कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं. ऑप्शंस क्या क्या, क्रिस्टी, सिस्टर्नी, टोनोप्लास्ट या वैक्यूलर मेम्ब्रेन. स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. क्वेश्चन नंबर 25 है, सेलेक्ट द वन विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कह रहे हैं कि एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करो जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है. ऑप्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो स्टूडेंट्स जो ऑप्शन डी है, प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये गोल्जी ऑपरेटर्स का काम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम नहीं है. तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी होगा ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 26 है, which of the following organelles are involved in the synthesis of plant cell wall.
कह रहे कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट्स की सेल वॉल की सिंथेसिस में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ऑप्शंस क्या हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स या पेरोक्सिसोम्स। तो सर हम जानते हैं कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, जो गोल्जी ऑपरेटस है, ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि सेल वॉल की सिंथेसिस में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। क्योंकि इसका काम होता है पैकिंग ऑफ सेक्रीशंस करना। तो ये पैक सेक्रीशंस, तो ये जो प्रोडक्ट जो सेलुलोज वगैरह होता है, जो डिफरेंट सेल वॉल के कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें पैक करके ये सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में इकट्ठा करता है और क्या बनाता है, सेल वॉल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कह रहे कि वाटर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है सेल मेम्ब्रेन की। ऑप्शन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोहेजन एंड एडहेजन और हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो वाटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है। क्योंकि अगर पानी अगर सेल मेम्ब्रेन भी हाइड्रोफिलिक होती और पानी तो सारी बात है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन पानी में डिसॉल्व हो जाती और इसकी इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं रहती। तो चूँकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती और उसकी इंटेग्रिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाटर एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ। कह रहा है कि पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्यों। ऑप्शंस हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाई पोलैरिटी, कोहेजंस एंड एडहेजंस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है इसकी पोलैरिटी की वजह से। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज। कह रहे हैं कि लिपिड्स के अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी डबल होती है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में, क्यों। हाई प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, हाई CO रेशो, लो प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन या हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH। तो हम जानते हैं लिपिड्स के अंदर हाई प्रोपोर्शन ऑफ क्या होती है, CH एज कम्पेयर टू क्या, ऑक्सीजन प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिपिड्स के अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ड्यू टू द हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। कह रहे हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी बुक के अंदर एग्जांपल्स दी गई हैं, एसिटिक एसिड, बाइट्रिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड और ऑलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इन चार ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिहाज से वो क्या है, ऑलिक एसिड है। इसको याद करने का तरीका ये भी है क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो ऑयल होता है उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए इस फैटी एसिड्स का नाम भी क्या है, ऑलिक एसिड है। तो जब भी ऑलिक का वर्ड आएगा, ये ऑयल का वर्ड आएगा, इट्स मीन दे कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और घी के अंदर क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो बाकी जो पाल्मेटिक एसिड है, बाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, दीज आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोनोसैकेराइड्स हैव अ जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय। कह रहा है कि मोनोसैकेराइड जो होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है। ऑप्शन है CnH2ON, ऑप्शन बी है CH2ON, ऑप्शन सी है C2H2ON एंड ऑप्शन डी है C2H2ON। तो स्टूडेंट जो मोनोसैकेराइड्स का जनरल फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, CN ब्रैकेट H2O ब्रैकेट क्रॉस N। तो जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास जनरल फार्मूला ऑफ क्या है स्टूडेंट्स, मोनोसैकेराइड्स का। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है, NAD इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहे हैं कि जो NAD है ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए मोनोन्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी डाइन्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन सी ट्राइन्यूक्लियोटाइड एंड ऑप्शन डी टेट्रान्यूक्लियोटाइड। तो स्टूडेंट्स अगर आपको NAD की एब्रिविएशन पता है, निकोटीना अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा कि ये एग्जाम्पल किसकी है, NAD डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल है और ये कोएंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 33 है, लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम्स, एक्शन प्रपोज्ड बाय ML फिशर सजेस्टेड दैट। कह रहे कि जो लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम्स है वो ML फिशर ने पेश किया था और वो क्या सजेस्ट करता है, एंजाइम्स आर अनबाइज्ड फॉर द सबस्ट्रेट, एंजाइम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन रिएक्शन टाइम, एंजाइम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन रिएक्शन टाइम। उसके बाद एन एंजाइम कैन कैटलाइज वैरायटी ऑफ रिएक्शंस,
तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लॉक एंड की मॉडल था ये डिस्क्राइब करता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स को। वो ये कहता था कि जो एक एंजाइम होता है ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक होता है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब उसका एक हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है जो उसके साथ क्या होता है, बाइंड होता है और उसी को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर एक्टिव साइट। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी बनेगा कि एंजाइम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन रिएक्शन टाइप, मतलब एंजाइम जो होता है वो एक ही तरह का रिएक्शन करेगा, बाकी वो किसी और सबस्ट्रेट को अलाउ जोड़ने की इजाज़त नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, मोस्ट एंजाइम्स हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ अराउंड, यानी कि जो ज़्यादातर एंजाइम्स होते हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 30 सेल्सियस, ऑप्शन बी है रेंज ऑफ 36.1 टू 37.8, ऑप्शन सी है 50 सेल्सियस एंड ऑप्शन डी है 20 सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी जो रेंज होगी वो 36.1 से लेकर 37.8 के बीच में होगी। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी होगा वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एंजाइम्स वर्क बाय लोअरिंग द डैश ऑफ रिएक्शन दैट कैटालाइज, कह रहे कि एंजाइम्स काम कैसे करते हैं, किस चीज़ को डिक्रीज करके करते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, काइनेटिक एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, हीट एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एंजाइम्स लोअर करते हैं किस चीज़ को, एक्टिवेशन एनर्जी को, और रिएक्शंस को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल इज, कह रहे हैं कि कैल्विन साइकिल में जो पहला स्टेबल कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शंस क्या हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट या राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता था, कंबाइन होता था, तो एक 6 कार्बन कंपाउंड अनस्टेबल कंपाउंड, एक 6 कार्बन के मुश्तमिल अनस्टेबल कंपाउंड बनता था जो जल्दी से 3 कार्बन के अंदर डिवाइड हो जाता था, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट था ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड था किसका, कैल्विन साइकिल का। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन हमारे पास ए होगा दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोलोज, कह रहे हैं कि राइबोलोज का फंक्शन क्या है। ऑप्शंस क्या हैं, इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी फ्यूल्स, ऑप्शन सी है इंटरमीडिएट इन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ऑप्शन डी है कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो राइबोलोज है इसकी दो, हमने कहा था राइबोलोज की दो बाइंडिंग साइट होती है, ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सिलेज। अगर हम ऑक्सीजनेज की बात करें तो ऑक्सीजनेज ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन होती है और कार्बोक्सिलेज एक्टिवेट होती है ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल। तो हमारे पास जो राइबोलोज होता है इट इज़ एन इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो हमारा डार्क रिएक्शन होता है, जो हमारा राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ हम क्या अटैच करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करवाते हैं रुबिस्को प्रोटीन की मदद से, तो वो सारा काम राइबोलोज की मदद से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट नीड पायरुविक एसिड एज अ सबस्ट्रेट, क्या है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिन्हें पायरुविक एसिड एज अ सबस्ट्रेट नहीं चाहिए। ऑप्शन ए अल्कोहल फॉर्मेशन, ऑप्शन बी कैल्विन साइकिल, ऑप्शन सी एरोबिक रेस्पिरेशन एंड ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पायरुविक एसिड तो रेस्पिरेशन में यूज होता है, फोटोसिंथेसिस में तो नहीं, तो इसलिए ऐसा जो ऑप्शन बी है कैल्विन साइकिल, इसके अंदर पायरुविक एसिड का कोई काम नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमने स्टूडेंट्स नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखी थी, जिसके अंदर प्लास्टोक्यूनिन, साइटोकॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन था, कह रहे कि इनमें से ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट कैरियर है जो कि कॉपर पर मुश्तमिल होता है। ऑप्शंस क्या हैं, प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम सी, प्लास्टोसाइनिन या फेरिडॉक्सिन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो प्लास्टोसाइनिन था, हमने कहा था कि ये हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि किस पर मुश्तमिल होता है, कॉपर पर मुश्तमिल होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ATP synthesis take place when electron moves from, कह रहे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ATP की फॉर्मेशन होती है जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करता है। ऑप्शन ए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू प्लास्टोक्यूनिन, ऑप्शन बी प्लास्टोक्यूनिन टू साइटोक्रोम्स
ऑप्शन सी हमारे पास है साइटोक्रोम्स टू प्लास्टोसाइनिन एंड ऑप्शन डी है प्लास्टोसाइनिन टू फोटोसिस्टम 1। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है प्लास्टोक्यूनिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, तब एटीपी हमारे पास क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। मतलब हमने ये तो पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ऑन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो एटीपी प्रोड्यूस होती है। बट मोर स्पेसिफिकली जो एटीपी रिलीज होती है वो कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करता है, प्लास्टोक्यूनिन से मूव करता है, कहाँ पर, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41 है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स। कह रहे हैं कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो क्या चीज़ को बताता है, उसको वो क्या स्टेट करता है। ऑप्शन है द ईच पेयर ऑफ एलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर्स ऑफ एलील्स ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। ऑप्शन बी है द एलील्स ऑफ ईच पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैव अनइक्वल प्रोबेबिलिटी टू असॉर्ट विद द एलील्स ऑफ अदर पेयर्स। ऑप्शन सी है that coexisting alleles for each trait segregate from each other at meiosis so that each gamete receive only one allele. Option D है the pattern of inheritance of single trait monohybrid cross। तो सुन जो ऑप्शन ए है the each pair of alleles assort independent of their pairs of alleles during gametes formation। कि जब gametes की formation होती है तो alleles का pair segregate तो होता है, इस law of segregation, बट सेग्रीगेट होने के बाद वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं अपने गैमीट्स के अंदर, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस तरह से जो ऑप्शन ए है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है फिनोटाइप इज, कह रहे कि फिनोटाइप किसे कहते हैं, द जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ द जीन इन एन इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, पार्टनर ऑफ जीन पेयर, द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, या द पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम। स्टूडेंट्स हम जानते हैं द फिनोटाइप इज एक्चुअली द अपीयरेंस ऑफ ट्रेट। तो मतलब एक जो ट्रेट है वो आपके अंदर किस तरह अपीयर होता है, दैट इज कॉल्ड देयर फिनोटाइप। और उसके पीछे जो उसकी रिस्पेक्टिव जीन होती है दैट इज जीनोटाइप। तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है ट्रेट का, वो जीनोटाइप होता है, बट वो किस तरह अपीयर होता है दैट इज कॉल्ड देयर फिनोटाइप। सो क्वेश्चन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कह रहे हैं कि जो कंप्लीट डोमिनेंस होती है उसके अंदर क्या होता है, different alleles of a gene are both expressed in heterozygous condition. Option B, only one allele is completely dominant over the other and the presence of recessive allele is functionally hidden. The heterozygous R small r has the same sound phenotype R। उसके बाद ऑप्शन सी है the phenotype of the heterozygous is intermediate between phenotype of the homozygous। ऑप्शन डी है जीन्स म्यूटेशन में प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन। तो सर हमने कंप्लीट डोमिनेंस में यही पढ़ा था कि व्हेन वन एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर दैट इज कंप्लीट डोमिनेंस। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बोथ मैसेंजर आरएनए एंड डीएनए ऑफ अ मैमेलियन सेल्स। कह रहे हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि डीएनए में भी होती है और आरएनए में भी होती है। ऑप्शन ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी राइबोज शुगर, ऑप्शन सी थायामीन एंड ऑप्शन डी शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि शुगर और फॉस्फेट बैकबोन जो है ये दोनों में होती है, डीएनए के अंदर भी होती है और आरएनए के अंदर भी होती है। अब उनके जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, एक डबल स्टैंडर्ड होता है, एक सिंगल स्टैंडर्ड होता है, वो डिफरेंट है, लेकिन जो शुगर और फॉस्फेट बैकबोन है ये दोनों में कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 45 है द सेल्स इन आवर बॉडी आर ऑल जेनेटिकली आइडेंटिकल अपार्ट फ्रॉम द। यानी हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो तमाम के तमाम एक जैसे हैं, सिवाय कुछ सेल्स की जो हमारी बॉडी में एक जैसे नहीं है। ऑप्शन है सोमैटिक सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, मसल सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो सोमैटिक सेल्स हैं ऑल सेल्स are diploid and contain the same genetic information, but the reproductive cells, in gamete cells, yeah, germ cells are haploid and they are different from somatic cells, definitely because these are haploid and the other somatic cells are all diploid and somatic cells the cells of the body, जिनमें मसल सेल्स भी आ जाते हैं, स्किन सेल्स भी आ जाते हैं, हेयर सेल्स भी आ जाते हैं, but the difference between the somatic cells and germ cells is only that the somatic cells are diploid and the germ cells are haploid। तो इस लिहाज से जो डिफरेंट होगा वो रिप्रोडक्टिव सेल्स ही होंगे।
क्वेश्चन नंबर 46 है, transcription is a process in which an RNA copy of the DNA sequence and coding the gene is produced with the help of an enzyme called. कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि हम डीएनए की कॉपी बनाते हैं मैसेंजर आरएनए की शक्ल में, और ये काम हम किस एंजाइम की मदद से लेते हैं। ऑप्शंस हैं डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए ट्रांसक्रिप्टेज या आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज। सो स्टूडेंट्स को नाउ ये जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये हमारे पास एक एंजाइम है जो कि किस में इन्वॉल्व होता है, ट्रांसक्रिप्शन में। जब आपने डीएनए से क्या बनवाना है, आरएनए, लेकिन जब आपने डीएनए से डीएनए बनाना है, डीएनए रेप्लिकेशन की बात करो, तो तब जो एंजाइम यूज होगा वो डीएनए पॉलीमरेज होगा। बट व्हेन यू मेक डीएनए टू आरएनए, देन द एंजाइम इज आरएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 47 है, द पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल पोजेस इज कॉल्ड इट्स। कह रहे हैं कि जो एक इंडिविजुअल के अंदर एक जो स्पेसिफिक अलाइनमेंट या अरेंजमेंट होती है क्रोमोसोम्स की, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस है जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैरियोटाइप या एलील्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एक इंडिविजुअल के अंदर जो पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम्स होता है दैट इज कॉल्ड देयर कैरियोटाइप। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कैरियोटाइप को लेके, कि जो एक पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन इंडिविजुअल दैट इज कॉल्ड देयर कैरियोटाइप। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, ड्यूरिंग meiosis the homologous chromosomes come together and form pairs. The process is called. कह रहे कि meiosis के दौरान जो homologous chromosomes एक दूसरे के करीब आते हैं वो pairs बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शंस linkages, synapses, pairing या crossing over। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि जो meiosis 1 होती है उसकी जो प्रोफेज 1 है, उसकी प्रोफेज 1 के अंदर क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होती हैं, और ये जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है इसको मैं स्पेसिफिक टर्म का नाम दिया था, दैट इज सिनैप्सिस। क्वेश्चन नंबर 49 है, एट विच फेज द डीएनए कंटेंट ऑफ अ सेल इज डबल। यानी कि किस फेज के अंदर जो डीएनए कंटेंट है सेल का वो डबल हो जाता है। ऑप्शन प्रोफेज, इंटरफेज, एनाफेज या टीलोफेज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो इंटरफेज है इसके अंदर जो एस फेज होती है उसको सिंथेटिक फेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर डीएनए कंटेंट जो है वो क्या होता है, डबल हो जाता है, डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी होगा इंटरफेज, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। कह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन को, मतलब डीएनए से आरएनए बनने को अच्छे से डिस्क्राइब करती है। ऑप्शन इट प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स, ऑप्शन बी इट प्रोड्यूसेस मैसेंजर आरएनए, ऑप्शन सी it results in increased DNA synthesis and option D it is an semi conservative process। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डीएनए की कॉपी करते हैं इनटू मैसेंजर आरएनए। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी होगा दैट इज मोस्ट करेक्ट एंड रेलेवेंट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, दिस थ्योरी सेज दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एरिया इन अफेक्ट एंशिएंट बैक्टीरिया व्हिच नाउ लिव इनसाइड द लार्ज सेल्स। ऑप्शंस हैं डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ऑप्शन बी है लमार्किज्म, ऑप्शन सी है नियो डार्विज्म एंड ऑप्शन डी है एंडोसिम्बायोट थ्योरी। तो स्टूडेंट्स एंडोसिम्बायोट थ्योरी के अंदर हमने यही पढ़ा था कि जो अर्लीस्ट जो ऑर्गेनिज्म जो लाइफ पे आए, जो दुनिया पे आए थे, जैसे बैक्टीरिया आए थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्या किया था, इंजेस्ट किया था। उनको इंजेस्ट करने के बाद उनको डाइजेस्ट नहीं किया था, उनको डाइजेस्ट करने की बजाय उनको अपनी बॉडी के अंदर ही क्या कर दिया था, स्टे करवाया था। तो इस थ्योरी के अंदर भी वही बता रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एरिया इन अफेक्ट एंशिएंट बैक्टीरिया विच नाउ लिव इनसाइड द लार्ज सेल्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये थ्योरी जो है ये किसकी है, एंडोसिम्बायोट थ्योरी है, जो कि डिस्क्राइब करती है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 52 है, द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर बट डिफर इन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पास क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं इन फंक्शंस बट डिफरेंट होते हैं इन स्ट्रक्चर्स, मतलब जो फंक्शनली सेम है बट स्ट्रक्चरली क्या है, डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शंस क्या क्या हैं, एनालोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हमने एक बात की थी कि जो स्ट्रक्चरली सेम है फंक्शनली डिफरेंट है वो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन जो फंक्शनली सेम होते हैं और स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, डैश अकर्स बिकॉज
natural selection gives some alleles a better chance of survival than others. कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना कब होता है जब नेचुरल सिलेक्शंस की होती है ऑर्गेनिजम्स की, और जो सबसे बेस्ट होता है वो सर्वाइव करता है और बाकी रिमूव हो जाते हैं. ऑप्शन ए फिटनेस, ऑप्शन बी एवोल्यूशन, ऑप्शन सी क्रॉसिंग ओवर एंड ऑप्शन डी आर्टिफिशियल सिलेक्शन. तो स्टूडेंट समझाते हैं कि एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जब वो ऑकर होता है बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन गिव्स सम एलील्स अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल देन अदर्स. एनवायरनमेंट के अंदर वही रहेगा जो बेस्ट है, जो बेस्ट नहीं है जो एनवायरनमेंट में वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. दैट इज द थ्योरी ऑफ डार्विन विच इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड इट इज अ बेस ऑफ क्या, एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 54 है द डीएनए दैट हैज बीन altered and which now contains length of nucleotide from two different organisms is called. कह रहा है कि ऐसा डीएनए जिसे हमने बदल दिया, अब उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के. तो इस तरह के डीएनए को क्या कहेंगे? ऑप्शंस हैं प्लाज्मिड्स, कंबाइंड डीएनए, वेक्टर डीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए. तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए ऐसा डीएनए होता है जिसके अंदर क्या होता है, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं और फिर हमें जो इसमें जो हमने इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड की होती है हम उसकी कॉपीज बनवाते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से. बट यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, दैट इज रिकम्बिनेंट डीएनए. क्वेश्चन 55 है इट इज अ मेथड फॉर रैपिड प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए. कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कौन सा मेथड है जिसकी मदद से हम लार्ज कॉपीज बना लेते हैं किसी की पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ किसकी, डीएनए की. ऑप्शन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन बी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऑप्शन सी डीएनए एक्सट्रैक्शन एंड ऑप्शन डी रिकम्बिनेशन. तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो क्लोनिंग ऑफ जीन्स है वो दो तरीके से होती है. एक होती है डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से और एक होती है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से, जिसकी मदद से हम कम टाइम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं. वो कौन सा प्रोसेस है? पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. क्वेश्चन 56 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए लाइगेज. कह रहे हैं कि जो डीएनए लाइगेज है उसका क्या इफेक्ट है, डीएनए लाइगेज का फंक्शन क्या है. ऑप्शंस है डीएनए इज ब्रोकन अप एट स्पेसिफिक साइट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइंड टुगेदर, डीएनए रेप्लिकेशंस अकर एंड डीएनए ट्रांसक्रिप्शंस अकर. तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो डीएनए लाइगेज है ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि स्पेसिफिक होता है फॉर द ज्वाइंट द पीसेस ऑफ डीएनए. डीएनए के जो डिफरेंट पीसेस होते हैं उन्हें एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करने के लिए जो एंजाइम यूज करते हैं वो क्या होता है, डीएनए लाइगेज. तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी होगा ज्वाइंट द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, दैट इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट टूल ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा टूल ऐसा जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है. ऑप्शन है जीन ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर सीजर, ऑप्शन सी मोलेकुलर ग्लू एंड एक्सप्रेशन सिस्टम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो स्टूडेंट्स ये सभी चीज़ें हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं. हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट भी चाहिए, हमें मॉलिक्यूलर सीजर भी चाहिए, हमें एक्सप्रेशन सिस्टम भी चाहिए. तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक. कह रहे कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये एक टेक्निक है. ऑप्शन ए employed by forensic scientists to assist in the identification of the individual by their respective type of DNA. Option B collect all the genes found in one complete set of chromosomes. Option C it is a technique to separate different size fragments of charge bearing polymers, protein, RNA or DNA. And option D grows single cells of a group of cells in a glass over an artificial medium under एसेप्टिक कंडीशन. तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है ये क्या होती है. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका काम क्या होता है, सेपरेट करना है किसी चीज़ को डिफरेंट साइजेस या फ्रेगमेंट्स ऑफ क्या, डीएनए को. ठीक है, जिनके अंदर क्या क्या होता है, डीएनए, प्रोटीन और आरएनए वगैरह आता है. तो हमारे पास ऑप्शन सी जो होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59 है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स. यानी कि जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं. हैविंग अ फॉरेन जीन इंस्टेड इनटू देम. ऑप्शन बी हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स. ऑप्शन सी आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल टू ह्यूमंस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव.
तो स्टूडेंट जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनसे हम सभी फायदे लेते हैं। इनमें फॉरेन जीन भी होती है, ठीक है, इनसे लार्ज प्रोडक्शन की जाती है चीज़ों की लार्ज स्केल के ऊपर, और ह्यूमन इंसानों को इनसे बेनिफिट्स भी होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट, इज रेलेवेंट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर पीसीआर टू ऑकर। लेकिन में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि पीसीआर के लिए ज़रूरी नहीं है? ऑप्शन ए डी एडेनोसिन, एटीपी, बी प्राइमर्स, ऑप्शन सी डीएनए फ्रेगमेंट्स एंड ऑप्शन डी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पीसीआर की, तो पीसीआर का क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर हमने डीएनए की कॉपीज बनानी होती है, तो इसलिए हमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज। कह रहे कि जो एंड प्रोडक्ट होती है ग्लाइकोलाइसिस की इन एरोबिक रेस्पिरेशन वो क्या है? ऑप्शन है एथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है लैक्टेट, ऑप्शन सी है पाइरुवेट एंड ऑप्शन डी है एसिटाइल कोएंजाइम। तो सर हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इनटू पायरुविक एसिड, जिसको पाइरुवेट भी कहा जाता है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी होगा दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड इनवेलप्ड वायरस। यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इनवेलप्ड वायरस से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शंस, दे सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम, देयर इनवेलप इज सेंसिटिव टू सनलाइट, they are tolerant to antidotes, enveloped is derived from host। तो सुनो, जो चीज़ enveloped वायरस से रिलेटेड नहीं है वो ये नहीं है कि they survive for a short time, क्योंकि जो enveloped वायरसेस होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो तो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए। तो they survive for a short time ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमरस opportunistic diseases might attack a person suffering from which of the following disease। यानी कि बहुत सी और बीमारियां अटैक करती हैं पर्सन्स को जब वो किस बीमारी में मुब्तला होता है। ऑप्शन है मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए और एड्स। सर हम जानते हैं कि एड्स एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है। जब आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है तो डिफरेंट डिजीजेस को मौका मिल जाता है कि वो आपकी बॉडी पे क्या करे, अटैक करे, जिसकी क्योंकि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम तो वीक होता है, तो पैथोजेंस आपके उसके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वो आपकी बॉडी पे स्ट्रांगली अटैक करते हैं और आपकी बॉडी को डाउन कर देते हैं, जिसे ऐसे डिजीजेस को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस, और ये उन पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा होती हैं जो कि इम्यूनिटी वाइज कंप्रोमाइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शन वायरस पार्टिकल इज नाउन। यानी जो कंप्लीट मैच्योर और इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं वेनोम, जीनोम, वायरियन या कैप्सिड्स। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स की जो ये डेफिनेशन है वायरियन की, द कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस इज नाउन एज वायरियन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कह रहे हैं इनमें से कौन सी बात ठीक नहीं है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के बारे में? ऑप्शंस, इट इज अ रेट्रोवायरस, इट इज सराउंडेड बाय एन एनवेलप, it does not cause AIDS, it cause a deficiency of human immune system। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि HIV का काम ही क्या है, एड्स कॉज करना, इस तरह से जो ऑप्शन सी है दैट इज नॉट करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पता है कि HIV इज अ पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स। नेक्स्ट है, सेलेक्ट अ मेथड विच कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। कह रहे हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो कि बैक्टीरियल सेल्स की ऑक्सीडेशन कर देता है? तो ये स्टूडेंट्स फिजिकल कंट्रोल में से सवाल पूछ रहा हूँ। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, स्टीम, फिल्ट्रेशन, ड्राई हीट या रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि हीट दो तरह की होती है, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। तो जो ड्राई हीट होती है वो हमने पढ़ा था वो क्या कर देती है, ऑक्सीडेशन कर देती है, और जो मॉइस्ट हीट होती है वो क्या करवाती है, वो कोगुलेशन कर देती है प्रोटीन्स की, बैक्टीरिया के। इस तरह से यहाँ पे चूँकि उसने ऑक्सीडेशन का पूछा है कि कौन सी चीज़ बैक्टीरिया सेल्स की ऑक्सीडेशन कर सकती है, तो वो क्या है, ड्राई हीट है, ऑप्शन सी। Which of the following is true about the structure of a typical bacteria? कह रहे कि इनमें से कौन सी बात सही है एक बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के मुताबिक? It has a cell wall, it has cytoplasm, it has genetic material, all of the above। तो डेफिनेटली बात है स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया चूँकि सेल है, उसकी सेल वॉल भी है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है, उसका जेनेटिक मटेरियल भी है, तो उस तरह से जो ऑप्शन डी है all of the above it is more appropriate and relevant answer। नेक्स्ट है, रेड एल्गी डू नॉट कंट्रीब्यूट्स टू अर्थ।
कह रहे कि जो रेड एल्जी है वो कंट्रीब्यूट नहीं करती किस चीज़ में, मार्किंग कोरल रीफ्स, फॉर्मिंग लाइमस्टोन्स, मेकिंग फर्टिलाइजर्स या फॉर्मिंग चॉक डिपॉजिट्स। तो स्टूडेंट्स रेड एल्जी कोरल रीफ्स भी बनाती है, लाइमस्टोन्स डिपॉजिट्स भी करती है, चॉक फॉर्मेशन भी करती है, लेकिन फर्टिलाइजर्स के अंदर इसका कोई रोल नहीं है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी होगा ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अमीबा, कह रहे हैं इनमें से कौन सी चीज़ अमीबा के अकॉर्डिंग ट्रू है। दे हैव फ्लैजिला, दे आर मल्टी सेलुलर, दे डू नॉट कॉज एनी डिजीज इन ह्यूमन, दे मूव बाय फॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडियम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अमीबा में फ्लैजिला भी नहीं होता, ये यूनिसेलुलर होता है और ये अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर। तो जो ठीक बात बचेगी वो ऑप्शन डी वाली है कि इसके अंदर क्या होता है, जो मूवमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है, सूडोपोडिया, जो कि साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती है। नेक्स्ट, द डायरेक्शनल मूवमेंट टूवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इज कॉल्ड, कह रहे कि जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है टूवर्ड स्टिमुलस होती हैं या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस ट्रॉपिज्म्स, बी ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी टैक्सीज एंड ऑप्शन डी है नॉन ओरिएंटेशन। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम टैक्सीज कहते हैं। ये आपने कोऑर्डिनेशन के अंदर बिहेवियर वाले टॉपिक में पढ़ा होगा कि जो टैक्सीज मूवमेंट होती हैं ये डायरेक्शनल मूवमेंट होती हैं टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। इफ इट्स टूवर्ड्स then it called positive, if it's away then it's called negative. Next, photophosphorylation take place in the dash of chloroplast। कह रहे कि जो photophosphorylation है, photophosphorylation से मुराद लाइट रिएक्शन है क्योंकि इसके लिए लाइट जरूरी है। तो ये कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होता है, स्ट्रोमा, ग्रेन्यूल, इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे होता है और a set of thalloid membrane called granule। तो इसलिए आपसे जो ऑप्शन बी होगा दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट एन एमनियोएट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब कह रहे हैं कि इनमें से जो एमनियोएट है उसको आपने सेलेक्ट करना है, इनमें से कौन एमनियोएट है। ऑप्शन ए है स्नेक, ऑप्शन बी है फ्रॉग, ऑप्शन सी है पैरेट एंड ऑप्शन डी है क्रोकोडाइल। तो स्टूडेंट जो एमनियोएट है ये किंगडम एनिमिलिया में से सवाल आया हुआ है, रेप्टाइल्स में से आया हुआ सवाल है, तो इसके लिहाज से जो वापस frog है that is amniote। Next, in roots the apoplast pathway of water is disrupted when water reaches। हमें पता है कि जब एपोप्लास्ट पाथवे है उसमें डिस्ट्रप्शन आती है किस लेवल के ऊपर, एंडोडर्मिस के लेवल के ऊपर। और एंडोडर्मिस के लेवल के ऊपर जो डिस्ट्रप्शन आती है वो किस वजह से आती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो इस लिहाज से जो यहाँ पे ऑप्शन हैं प्लाज्मोडेस्माटा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है एंडोडर्मिस दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट है रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, कॉर्डे टेंडनाई आर प्रेजेंट इन। कह रहे कि ह्यूमन का जो हार्ट है उसमें कॉर्डे टेंडनाई कहाँ होता है, एट्रिया में, पल्मोनरी वाल्व के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर या आयोटिक वाल्व्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो कॉर्डे टेंडनाई है दे आर प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द ओनली वेन इन ह्यूमन कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कह रहे कि ऐसी कौन सी वेन है ह्यूमंस की जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हम जानते हैं कि वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, द ओनली वन वेन विच कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज पल्मोनरी वेन, जो कि लंग से हार्ट की तरफ आती है। वो क्या लेके आती है, साथ में ऑक्सीजन लेके आती है। तो ऑप्शन फेमोरल वेन, पल्मोनरी वेन, रेनल वेन या आइलिक वेन। तो हमारे पास जो पल्मोनरी वेन है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट है द सेल विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग इम्यूनिटी। यानी कि ऐसे कौन से सेल्स हैं जो कि इम्यूनिटी को डेवलप करने में जिनका इंपॉर्टेंट रोल है। ऑप्शन है मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लिम्फोसाइट्स हैं दीज आर द सेल्स विच प्ले रोल इन द डेवलपिंग इम्यूनिटी। अभी डेवलपिंग की बात हुई है क्योंकि लिम्फोसाइट्स होते हैं कि एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो ये इम्यूनिटी को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेजल्स हैव द हाईएस्ट प्रेशर ऑफ ब्लड। कह रहे कि इनमें से ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है। ऑप्शन है आयोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन या वेना कावा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि आयोटा हमारे हार्ट से एक ऐसी ट्रंक निकलता है, एक ऐसा आर्टरी निकलती है जो कि पूरी बॉडी के अंदर जाके ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। फिर तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा ब्लड का प्रेशर होता है वो कहाँ होता है, आयोटा में होता है। नेक्स्ट है
ऑटो इम्यून डिजीज एक्ट एट द प्रिंसिपल्स ऑफ, कह रहे कि जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं। ऑप्शन है सेल्फ अगेंस्ट एंटीजेंस, एंटीजेंस अगेंस्ट सेल्फ, सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ, एंटीजन सेल्फ डिस्ट्रॉयड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं ये वो डिजीज होते हैं जिनके अंदर आपकी बॉडी की अपनी ही इम्यूनिटी आपके अपने ही खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं दिस इज सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ, खुद के खिलाफ जो चीज़ लड़ती है दैट इज ऑटो इम्यून डिजीजेस। नेक्स्ट इन ह्यूमन हार्ट द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स, कह रहे हैं कि ह्यूमन हार्ट के अंदर जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो क्या रिसीव करता है। ऑप्शन है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, द कोरोनरी साइनस, द फोर पल्मोनरी वेन्स। तो स्टूडेंट जो लेफ्ट एट्रियम होता है हमें पता है कि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और उसके अंदर क्या आता है फोर पल्मोनरी वेन्स आते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लास्ट एमसीक्यू है एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन, कह रहे कि एंटीबॉडीज जो है ये कहाँ और कौन मैन्युफैक्चर्ड करता है। ऑप्शन ए टी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स एंड ऑप्शन डी बी लिम्फोसाइट्स। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एंटीबॉडीज होती हैं दे आर मोर स्पेसिफिकली प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा दैट इज करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये आपका 2020 का पेपर था जो कि NMD कैट था, जो कि पूरे पाकिस्तान में एक ही पेपर था और तमाम प्रोविंसेस के अंदर यही पेपर आया था। तो उम्मीद है कि आपने इसको MCQs को ध्यान से सुना होगा। 2021 में चूँकि कोविड था तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था तो इसलिए ये पेपर नहीं अवेलेबल था। तो 2022 का पेपर भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप इसकी तैयारी अच्छे से करोगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।